नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का सार्थक एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग विज्ञान की श्रृंखला में बायोलॉजी शुरुआत करेंगे और बायोलॉजी की जो शुरुआत करेंगे उसका जो पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की उत्पत्ति। तो जियोग्राफी फिजिक्स में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वो अलग से एक अपना चैप्टर रहेगा। तो उसमें हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो आज की हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी की ओरिजिन ऑफ लाइफ से। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा एक क्वेश्चन यही बना हुआ कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से संभव हुई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की उत्पत्ति। तो सभी छात्र एक कॉपी लेंगे, एक पेन लेंगे और बाकायदा अपने जो नोट्स है उसको नोट करते जाएंगे। बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप लोग कंटेंट को अपने फेयर कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कंप्लीट जानकारी के लिए। तो शुरुआत करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो जीवन की उत्पत्ति एक रोचक घटना है ना। अब हमारे सामने क्वेश्चन से आता है कि जीवन किस प्रकार से उत्पन्न हो गया। तो जीवन की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग कथन है। तो सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि जो जीवन बना उसके पहले ब्रह्मांड बना होगा, पृथ्वी बनी होगी। तो उसके लिए एक सिद्धांत दिया गया था, कौन सा, बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो कौन सा सिद्धांत दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी, है ना। इसको हम कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या कहते हैं छात्रों, महाविस्फोट का सिद्धांत। तो प्रश्न आता कि महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था जॉर्ज लेमेंतेयर। तो इसके जो देने वाले व्यक्ति थे, इसका प्रतिपादक किया था किसने, जॉर्ज लेमेंतेयर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज से कई वर्ष पहले, लगभग 10,000 करोड़ वर्ष पहले, इस ब्रह्मांड में एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के फलस्वरूप क्या खगोलीय पिंड, है ना, हमारा पृथ्वी, आकाशगंगा, सूर्य, जितने भी तारे हैं आदि का सबका क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो हम सीधे सीधे कहाँ आते, पृथ्वी के ऊपर आते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो आरंभ में थी वो कैसी थी, एक सघन गैस थी, है ना, गैसों का एक पिंड थी, ये ठोस रूप में विद्यमान नहीं थी। आज से कई वर्ष पहले हमारी पृथ्वी के ऊपर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। इतने तापमान के कारण यहाँ पे जो तत्व थे, अणु थे, परमाणु थे, उन्हीं परमाणु से अणु बना, अणु से तत्व बना, तत्व से क्या, यौगिक बने, है ना। इस प्रकार से क्रियाएं चलती रही। तो सबसे पहले क्या था, परमाणु, अणु, और फिर क्या, तत्व, और तत्व से क्या बने, यौगिक बने, और यौगिक से क्या बना, मिश्रण। ये हमारे क्या है, केमिकल इवोल्यूशन है ना। इस प्रकार से मिश्रण का फॉर्मेशन हुआ। आज हम देखते हैं कि हम एक लिविंग थिंग्स है, मानव क्या एक लिविंग थिंग्स है, प्लांट क्या एक लिविंग थिंग्स है। यदि प्लांट के बारे में या मानव के बारे में बात करते तो हमारा शरीर बेसिकली बना किससे, तो हमारा शरीर बना किससे, कार्बोहाइड्रेट से। किससे बना छात्रों, कार्बोहाइड्रेट से। किससे बना है, प्रोटीन से, है ना। तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके अलावा क्या, वसा, वसा के अलावा क्या, एमिनो एसिड्स, ओके, और क्या, जल। ये सभी चीजें हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगी, वसा नहीं होगी, एमिनो एसिड्स नहीं होंगे, है ना, अगर ये कुछ भी नहीं होंगे तो हमारे शरीर का निर्माण संभव नहीं है। अब एक छोटा सा अपन एक पार्ट देखते हैं कि हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि हम माता और पिता के माध्यम से निर्मित है। किसके माध्यम से, माता एंड क्या, पिता। माता का क्या, अंडाणु, साथ में क्या, पिता का शुक्राणु। इनके माध्यम से दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है। क्या बनता है छात्रों, जाइगोट। और इसी से क्या बनता है, फिर भ्रूण बनता है ना। और इसी भ्रूण से क्या बनता है, नवजात शिशु का निर्माण होता है। ये हमारा क्या है, डेवलपमेंट है। हम इस प्रकार से क्या होते, बनते हैं। तो हम देखते हैं कि अंडाणु शुक्राणु है क्या बेसिकली, ओके।
क्योंकि इसी से हम लोग बनते हैं, अंडाणु से और किससे, शुक्राणु से। तो यह है क्या, तो अंडाणु शुक्राणु में अगर बात करते हैं इसमें क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से प्रोटीन, है ना। प्रोटीन के अलावा क्या, कार्बोहाइड्रेट, साथ में जल, है ना, कुछ मात्रा में क्या भी होता है, वसा। ये सब चीज़ें अंडाणु शुक्राणु में विद्यमान होते हैं। इसके अलावा क्या, आरएनए डीएनए पाया जाता है। इन दोनों से मिलकर के क्या होता है, हमारा निर्माण होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या, प्रोटीन। अब जरा प्रोटीन के ऊपर आ जाते हैं। प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन मुख्य रूप से अमीनो अम्लों के माध्यम से निर्मित होता है। किससे, अमीनो एसिड। तो मोस्टली 30 अमीनो एसिड्स पाई जाती है। कितने, जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों प्रकार की होती है। अब अमीनो एसिड्स किससे बनी होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं नाइट्रोजन रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। अब और देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट से तत्व हैं, तत्व को अगर और छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, अणु परमाणु का निर्माण होगा, ठीक है ना। तभी जाके क्या बनेगा, एक एलिमेंट्स बनेगा। जस्ट लाइक हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, तो सूर्य जो है, सूर्य के अंदर क्या विद्यमान है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पहले और अगर अपन छोटे पार्ट में जाएंगे तो क्या विद्यमान होगा, अणु एंड परमाणु। इसी हाइड्रोजन से क्या बनता है, हीलियम, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के माध्यम से। इसी हीलियम से क्या बनता है, कार्बन, और इसी कार्बन से क्या बनता है, आयरन, ठीक है ना। ये पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हीलियम से कार्बन, कार्बन से क्या बनता है, आयरन का निर्माण होता है। ये हम लोग पूरी की पूरी घटना देखेंगे कहाँ पे, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वहाँ पे देखेंगे कि जो तारों का एवोल्यूशन होता है किस प्रकार से होता है, तारे नष्ट होते तो किस प्रकार से डिक्लाइन होते हैं। ये सारी बातें हम लोग, है ना, जो जियोग्राफी का पार्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। तो आज से कई वर्ष पहले इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, आकाश गंगाएं बनी, पृथ्वी बनी, और लगभग 400 करोड़ वर्ष से पहले, कितने साल पहले की बात है, लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले की बात है। और इस पृथ्वी के ऊपर आदि सागर जो थे, सागर थे, उनमें जीवन की उत्पत्ति मानी गई है। अब हम देखते हैं एक जो सिद्धांत है, इसके लिए जीवन की उत्पत्ति के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं विशिष्ट सृजनवाद का सिद्धांत। विशिष्ट सृजनवाद का संबंध क्या है, इसमें ऐसे लोग आते हैं जो रूढ़िवादी हैं, है ना, इनका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। रूढ़िवादी में सबसे जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो करते हैं वो है फादर सुआरेज। कौन है छात्रों, फादर सुआरेज। फादर सुआरेज क्या कहते हैं, फादर सुआरेज कहते हैं कि आज से कई वर्ष पहले ईसा मसीह, कौन छात्रों, ईसा मसीह या फिर ऐसे कोई गॉड आए थे, उन गॉड के उन्होंने आशीर्वाद दिया और यहाँ पे एक लड़का एक लड़की का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ऐसे ही हमारे हिंदू ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथ में कहा जाता है कि भगवान शंकर ने क्या बनाया, एक लड़का एक लड़की बनाई, है ना, उससे क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार से कहा जाता है। तो अलग अलग धर्म ग्रंथ के जो धर्म प्रणेता थे, उन लोगों के सिद्धांत इसको कहा जाता है। उनके अनुसार भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है और भगवान के अनुसार इस यहाँ पे जीवन की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इसलिए सिद्धांत को खारिज कर दिया जाता है। अब दूसरा सिद्धांत है श्योर बीजाणु सिद्धांत, पैनस्पर्मिया। इसके अनुसार जो अन्य ग्रह थे, है ना, अन्य ग्रह से कोई भी जीवाणु या बीजाणु कहाँ पर आ गया था, हमारे पृथ्वी के ऊपर आ गया था। लेकिन इसका भी कोई वैज्ञानिक तथ्य हमको अभी तक मिला नहीं है। क्यों, क्योंकि अन्य ग्रह के ऊपर अभी तक जीवन की कल्पना अभी तक नहीं देखी गई है कि अन्य ग्रह के ऊपर जीवन है या नहीं है। तो इस सिद्धांत को भी खारिज कर दिया गया। अब देखते हैं अजीवात जीवोत्पत्ति। अजीवात जीवोत्पत्ति के लिए इनके कुछ वैज्ञानिक थे, जैसे जॉन बेपिस्टो थे। कौन थे छात्रों, जॉन बेपिस्टो। इनका मानना था कि बिना जीव के ही जीवन की उत्पत्ति हो गई है। अब इन्होंने कहा कि निर्जीव से जीवन की उत्पत्ति, अर्थात सरल कार्बनिक यौगिक जैसे निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति की प्राकृतिक प्रक्रिया को कहते हैं। जीवोत्पत्ति पृथ्वी पर अनुमानित 3.8 से 4 अरब वर्ष पूर्व में हुई थी। इनका अध्ययन प्रयोगशाला में किए गए कुछ प्रयोगों के द्वारा और आज के जीवों के जेनेटिक पदार्थों से जीवन पूर्व पृथ्वी पर हुए उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अनुमान लगाकर किया गया, जिससे संभवतः जीवन की उत्पत्ति हुई है। अब इसके लिए एक प्रयोग किया गया, किसके माध्यम से, जॉन बेपिस्टो के माध्यम से। तो जॉन बेपिस्टो ने क्या किया, जॉन बेपिस्टो ने एक कमीज लिया, क्या लिया, कमीज जो पसीने से भीगा हुआ था, साथ में एक कुछ 2 किलो 4 किलो के समथिंग भूसा लिया जो गेहूं का था, और उसको एक
पेटी के अंदर बंद करके रख दिया। उन्होंने पाया कि कुछ दिन के बाद में उस भूसे से क्या बन जाता है, एक चूहा बन जाता है, उस कमीज के अंदर से एक चूहा निकलता है। तो उन्होंने कहा कि इससे सडनली इस प्रकार से क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई है। एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। इन लोगों का मानना था कि जो इस पृथ्वी की जो विद्यमान चीजें हैं, जैसे घास फूस, है ना, लकड़ी वकड़ी आदि से क्या हुआ, जीवन बना है। तो हम ये कहते हैं कि क्या जो प्लांट है, प्लांट क्या जीवन, प्लांट क्या लिविंग थिंग्स नहीं है ना। क्या पत्तियां लिविंग थिंग्स नहीं है? तो वो भी तो कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स है, बस डिफरेंट ये है कि वो प्लांट है और हम क्या है, मनुष्य है ना। हम क्या है, जंतु है, और वो क्या है, पादप है, लेकिन है तो वो भी जीवन। तो हम ये देखते हैं कि अजीवात जीवोत्पत्ति में इन लोगों का मानना था कि जो पेड़ पौधे की पत्तियां थी, भूसा था आदि के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति मानी गई है। अब हम ये समझ लेते हैं, एक छोटा सा क्लू हम लोग देखेंगे बच्चों। जैसे प्लांट है, प्लांट में मोस्टली क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, प्रोटीन, है ना। ये चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ओके। और क्या, हम देखते हैं कि वसा भी कहाँ से प्राप्त होती है, प्लांट से प्राप्त होती है। तो वसा भी कहाँ पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डीएनए आरएनए भी विद्यमान होता है। आजकल हम लोग ये सिद्ध करने में सक्षम हो चुके हैं कि प्लांट में भी डीएनए आरएनए पाया जाता है, ओके। तो ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती हैं। अब प्लांट में पाई जाती है तो यही चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन हमारे साथ कहीं ना कहीं आदि जो पृथ्वी थी उसके साथ हमारा रिलेशन इनके साथ रहा होगा, ठीक है ना। अब इन लोगों का मानना था कि अचानक से प्लांट से अपना निर्माण हो गया। चलो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम घर के अंदर क्या रखते हैं, गेहूँ रखते हैं, ओके। उस गेहूँ को एक कोटी के अंदर बंद कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम 3 मंथ 4 मंथ के बाद हम लोग देखते हैं कि उस गेहूँ में क्या आते हैं, छोटे छोटे क्या आते हैं, धंधोरे पड़ जाते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमने मान लिया कि कोई भी एक सब्जी है, वेजिटेबल्स है, उस सब्जी को रखा, उस सब्जी में अचानक से क्या बन जाते हैं, इल्लियाँ बन जाती है। चौथा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सोयाबीन हम लोग बोते हैं। सोयाबीन में अचानक से जो बरसात का मौसम आता है, बरसात के मौसम में अनकाउंटेबल क्या बन जाती है, इल्लियाँ बन जाती है। तो ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन प्लांट के साथ रहा है। तो ये जो सिद्धांत था अजीवात जीवोत्पत्ति, वो सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा कि किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई। ये जरूर बताया कि हाँ, कि प्लांट से, आदि जीवों से जीवन की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाया। तो अब हम कुछ और सिद्धांत देखते हैं। जीवात जीवोत्पत्ति अर्थात जीव से ही जीवन की उत्पत्ति है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जीव से ही जीवन की उत्पत्ति है। अर्थात जैसे हम लोग अगर जीवित है, वो प्लांट भी जीवित है, तो कोई भी अगर नया जीव बन रहा है तो वो जीव से ही बनेगा। जैसे इल्लियाँ बन रही है, तो इल्लियाँ किसके ऊपर बन रही है, सोयाबीन के ऊपर। तो सोयाबीन क्या है, एक जीव है, इल्लियाँ क्या है, एक जीव है। तो बिना जीव से जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है, ऐसा इनका मानना था। इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, जरा वो प्रयोग देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से प्रयोग किए गए। एक किया गया जॉन बेपिस्टो के माध्यम से, सॉरी जॉन बेपिस्टो नहीं, फ्रांसिस्को रेड्डी। ठीक है, अब रेड्डी ने क्या किया, कुछ मीट के टुकड़े लिए, उन मीट के टुकड़ों को एक जार में बंद किया, ठीक है ना। ऐसे उन्होंने 3 जार रखे। अब एक जार को क्या कर दिया, कवर कर दिया, ओके। एक जार को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया और एक जार को खुला रखा गया। तो एक ऊपर कॉटन का कपड़ा रखा और यहाँ अंदर क्या रख दिया, मीट के टुकड़े रख दिए। अब जो बंद था पूर्ण रूप से, जिसमें एयर भी नहीं थी, जो पूर्ण रूप से बंद था, जस्ट लाइक ये, इसमें कोई भी मक्खी लार्वा नहीं दे पाई और यहाँ पे कोई भी मक्खी का लार्वा देखने को नहीं मिला। इस वाले बंद में, ये वाला जो डिब्बा था, इसमें कुछ छेद थे छोटे छोटे, तो कुछ लार्वा देखने को मिले। और ये पूर्ण कंप्लीटली ओपन था, तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लार्वा देखने को मिले। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे लिविंग थिंग्स था और ये ओपन था और किसी अन्य जीव के लिए कंफर्ट जोन था, तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या हुए, लार्वा देखने को मिले। लेकिन ये पूर्ण रूप से बंद था,
ना, वैक्यूम था तो यहाँ पे कोई भी मक्खी आ नहीं पाई और उसका कांटेक्ट इस मीट के साथ नहीं हो पाया, तो यहाँ पे कोई भी लार्वा देखने को नहीं मिला। यहाँ पे मक्खी आई तो सही, लेकिन वो कहाँ नहीं जा पाई, अंदर नहीं जा पाई, तो उसने लार्वा कहाँ दे दिए, ऊपर वाले पार्ट पे दे दिए, और लार्वा कहाँ गिर गए, अंदर गिर गए, तो कुछ मात्रा में यहाँ पे लार्वा देखने को मिले। इस प्रकार का प्रयोग किया था किसने, फ्रांसिस्को रेड्डी ने, और कहा कि मीट से क्या हुआ, एक लार्वा का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से एक और पाश्चर थे, उन्होंने भी प्रयोग किया। जरा देखते हैं, एक फ्लास्क लिया गया लुईस पाश्चर के माध्यम से, वो किसके प्रकार का था, एस प्रकार का। किस प्रकार का था छात्रों, एस प्रकार का एक फ्लास्क था। जरा वो भी समझ लेते हैं। है ना, उन्होंने इस प्रकार से 3 फ्लास्क बनाए। कितने फ्लास्क बनाए, 3। अब तीनों फ्लास्क में यहाँ पे एक घोल रखा, ईस्ट का घोल। इसका घोल रखा, ईस्ट का घोल। ये गर्म था। अब इसमें क्या, एक को कंप्लीटली बंद कर दिया गया, कॉटन लगा दिया गया, एक को यहाँ से ओपन रख दिया गया, और एक को यहाँ से तोड़ दिया गया। अब उन्होंने देखा कि कुछ समय पश्चात उन्होंने निरीक्षण किया, तो जो कंप्लीट रूप से बनता, इस ईस्ट के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद नहीं था, लेकिन जो ओपन था इसके अंदर कुछ मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे, कम मात्रा में। और जो कंप्लीटली यहाँ से क्या था, ओपन था, और ये टूटा हुआ था, इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। तो उन्होंने ये कहा कि जो ईस्ट था, अब इसको उबाल लिया गया था, गर्म किया गया था, ये सूप था एक प्रकार का, उबाल लिया गया था, लेकिन इसका कांटेक्ट डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अन्य जीव के साथ कांटेक्ट नहीं रहा, तो इसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हुई, लेकिन कम मात्रा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो एस आकार का जो ट्यूब था, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ यहाँ आकर के क्या हो गए, टच हो गए, और यहाँ के यहीं पे क्या हो गए, वो रुक गए, अंदर नहीं पहुँच पाए। कुछ मात्रा में पहुँच पाए तो कुछ जीवों का निर्माण हो पाया, लेकिन जो इसके लिए कोई भी बाधा नहीं थी, और यहाँ पे सीधे सीधे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ अंदर पहुँच गए, तो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। इस प्रकार का प्रयोग लुईस पाश्चर के माध्यम से किया गया। तो इस सिद्धांत को कहा गया जीवात जीवोत्पत्ति, अर्थात जीव से ही जीवन की उत्पत्ति संभव है। आशा इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब चौथा सिद्धांत यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो रासायनिक विकास का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को जो देने वाले जो व्यक्ति थे, वो कौन थे, अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन। इन्होंने 1924 में, है ना, ये रूस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1924 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और जीव की उत्पत्ति नाम से निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ओपेरिन ने कहा कि लुईस पाश्चर का यह कथन सच है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, मगर प्रथम जीव पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जीव ऐसा भी बना होगा उस समय जीवन नहीं रहा होगा। इसलिए जो पहला वाला सिद्धांत हम लोगों ने देखा था जीवात्म उत्पत्ति, उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति तो निर्जीव पदार्थ से हुई होगी। अब निर्जीव पदार्थ क्या होता है, जैसे मान लें कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब कैसे पदार्थ हैं, निर्जीव पदार्थ हैं। ओपेरिन ने कहा कि सजीव व निर्जीव कोई मूलभूत अंतर नहीं होता है, सजीव में और निर्जीव में कोई मूलभूत अंतर नहीं होता। जैसे मैं हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ तो मरने के बाद मैं क्या बन जाता हूँ, निर्जीव बन जाता हूँ, और अगर मेरा जो हाथ पैर काम कर रहे तो मैं क्या हूँ, सजीव हूँ। यही अंतर है सजीव में और किसमें, निर्जीव में। रासायनिक पदार्थों के जटिल संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ। इनका मानना था कि एक समय ऐसा होगा, उस समय क्या जो केमिकल एलिमेंट्स होंगे उन्होंने आपस में रिएक्शन किया होगा, आपस में रिएक्टेड हुए होंगे, तत्पश्चात जाकर के कहीं ना कहीं कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, तब जाके कहीं ना कहीं एक जीवन का विकास हुआ होगा। तो विभिन्न खगोलीय पिंडों पर मीथेन की उपस्थिति से इस बात का संकेत प्राप्त होता है। आज हम लोग देखते हैं कि अलग अलग अगर हम खगोलीय पिंडों के ऊपर जाते तो वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है, मीथेन। ठीक है, तो आज से कई वर्षों पहले हमारी पृथ्वी के ऊपर भी मीथेन और अमोनिया, साथ में हाइड्रोजन और जलवाष्प, है ना, ये चारों चीज़ें मौजूद रही होंगी आदि पृथ्वी के ऊपर। कौन कौन सी गैसेस, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और जलवाष्प। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प और मीथेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी जो गैसेस थी वो विद्यमान थी, तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प। इनसे हमारा जो पृथ्वी था, उस पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा। ये पृथ्वी के ऊपर आदि पदार्थ मौजूद थे, ये बात आपको याद रखना है।
अब ये बहुत अधिक मात्रा में मौजूद थे, तो ये हमारी पृथ्वी कैसी थी, अपचायक थी। अब अपचायक क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको अपचायक कहा जाता है, ठीक है ना। अर्थात केमिस्ट्री की भाषा में अगर कोई भी तत्व अन्य तत्व के साथ रिएक्शन करता है और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो उसको अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आदि पृथ्वी हमारी कैसी थी, रिड्यूसिंग थी, अर्थात अपचायक थी। इन तत्वों के सहयोग से बने यौगिक ने आगे सहयोग कर जटिल यौगिकों का निर्माण किया होगा। अर्थात आरंभ में साधारण कंपोनेंट्स थे, जस्ट लाइक जलवाष्प, H2, NH3, CH4, ठीक है ना। ये आदि पृथ्वी पर मौजूद थे। अब मौजूद थे, इन्होंने आपस में क्या किया, रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के पश्चात में कुछ ना कुछ बड़े कंपाउंड्स का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ऐसा इनका मानना था। आशा इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अपने सिद्धांत के पक्ष में ओपेरिन ने कुछ कार्बनिक पदार्थों के व्यवस्थित होकर कोशिका के सूक्ष्म तंत्रों में बदलने के उदाहरण दिए। इन्होंने कहा कि जो तत्व मौजूद थे, अगर मान ले जाए हैं जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया और अमोनिया हो गया, और साथ में क्या हो गया, हाइड्रोजन, इनको अगर आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ जटिल पदार्थों का निर्माण होगा। कैसे पदार्थों का, जटिल पदार्थों का निर्माण होगा, और इन्हीं जटिल पदार्थों में हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि चीज़ें आती है ना, और इन्हीं से क्या हुआ होगा, हमारा कोशिका का निर्माण हुआ होगा, ऐसा इनका मानना था। आशा इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इन ओपेरिन के संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए, जैसे डी जुंग ने। किसने, डी जुंग ने। डी जुंग ने कहा कि जो आदि पृथ्वी थी, यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे या फिर हमारा जो जीवन था, है ना, उसका जो आरंभिक रूप था, हमारे जीव का आरंभिक रूप था, वो किस रूप में था, कोएजरवर्ट्स के रूप में। किस रूप में था, कोएजरवर्ट्स के रूप में, ठीक है। थोड़ा सा आगे निकल गए थे हम लोग, किसके रूप में था, कोएजरवर्ट के रूप में। ये ऐसा किसने नाम दिया था, डी जुंग ने नाम दिया था। आशा इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ओपेरिन ने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसको अलग अलग चरणों में विभक्त किया गया। प्रथम चरण में इन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अति प्रारंभिक स्वरूप एक ज्वलित वाष्प पुंज के रूप में था, मतलब बहुत गर्म था, और कैसा था, वाष्प के रूप में था। इसमें सभी तत्व परमाणु के रूप में विद्यमान थे। किसके रूप में, परमाणु के रूप में। और पृथ्वी का तापमान लगभग 5 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। धीरे धीरे पृथ्वी का ताप कम होने से भारी परमाणु जैसे तांबा, निकिल, लोहा आदि पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित हो गए। इनके जो परमाणु किस किस के, तांबे के, निकिल के, लोहे के, कहाँ पे, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो केंद्र है, उस केंद्र में क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, जिससे पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या बना, कोर, है ना, कोर बना। जबकि हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आदि से वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो हमारी पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो ऊपर का जो भाग है वो किससे बना होता है, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन से, ऑक्सीजन से। तो ये कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, हल्के तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी के जो अंदर गर्भ के अंदर क्या होते हैं, भारी तत्व पाए जाते हैं, जैसे क्या, तांबा, निकिल, लोहा आदि। आशा चीज़ें क्लियर हो गई होगी। द्वितीय चरण के बारे में बात करते हैं। इसको अणु अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब अणु अवस्था क्या होती है, जरा ये भी समझ लेते हैं। अणु अवस्था से आसे धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी होने लगी, वातावरण कैसा होने लगा, अपचायक होने लगा। सबसे पहले हल्के तथा क्रियाशील परमाणु हाइड्रोजन ने विभिन्न तत्वों से सहयोग करके जल, मीथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण किया। पृथ्वी के गर्म होने के कारण जल तरल रूप में ना होकर वाष्प रूप में था, क्योंकि अगर तापमान अधिक होगा तो डेफिनेटली जो पानी है वो तरल नहीं होगा, किस रूप में होगा, वाष्प के रूप में होगा। जल वाष्प ठंडा होने पर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगी, और धीरे धीरे ठंडी पृथ्वी कैसे होने लगी, ठंडी होने लगी। यद्यपि अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर गिरे हुए पदार्थ गर्मी के कारण गैस में परिवर्तित होते रहे होंगे। इस समय तक कुछ पदार्थ ठोस भी हो गए होंगे, जिससे आदि पृथ्वी का स्तन मंडल अर्थात लिथोस्फीयर, जहाँ पे हम लोग विद्यमान है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, उसका निर्माण हुआ होगा। अंत में अतिवृष्टि के कारण सागर, महासागर आदि का निर्माण हुआ होगा। ये द्वितीय चरण में हुआ। तृतीय चरण में अगर हम लोग बात करते तो इसको क्या कहा गया, कार्बनिक यौगिक बनने का चरण कहा गया। अर्थात यहाँ पे क्या बनने लगा होगा, कार्बनिक यौगिक। संभवतः आदि वायुमंडल में मीथेन जैसे CH4 सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक था।
मेथेन से एथेन बना, एथेन से प्रोपेन, फिर एसिटिलीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बनिक लवणों का निर्माण हुआ। ये आदि चीज़ें बनी किसके माध्यम से? कार्बन के माध्यम से। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, इन्हीं कार्बनिक यौगिकों का बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन होने लगा, और फिर क्या होने लगा, संघनन होने लगा। फलस्वरूप क्या बनने लगी, सर्कराइड, ग्लिसरॉल, वसी अम्ल, अमीनो अम्ल, पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स, ये आदि का निर्माण हुआ। तो पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स हमारे डीएनए आरएनए का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अमीनो अम्ल जो होता है वो जो हमारा प्रोटीन होता है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वसी अम्ल है ना, ये किसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपना, जैसे फैटी एसिड, जैसे वसा के बारे में हम लोग बात करते हैं, वहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। शर्करा है किसका, जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इनके साथ में जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें थी है ना, और साथ में क्या, जो विद्युत था, अंतरिक्ष की जो ऊर्जा थी, उन सब के साथ आपस में रिएक्शन हुआ होगा, फलस्वरूप कुछ नए पदार्थों का निर्माण हुआ होगा, ऐसा इनका मानना था। अब इसके संबंध में स्टेनले मिलर ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया था? ये कहाँ का वैज्ञानिक था? अमेरिका का। तो ये प्रयोग भी पूछा जाता है, और कब किया गया था? 1953 में। ये सिद्ध किया कि आदि पृथ्वी के ऊपर मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि ने क्या किया होगा, रासायनिक क्रिया की होगी, फलस्वरूप कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ होगा, जो जीवन की उत्पत्ति के लिए काफ़ी आवश्यक था। इन्होंने एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में क्या, 5 लीटर का एक फ्लास्क लिया जिसमें मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस का मिश्रण था, और वो गैस का मिश्रण किस रूप में था? 2:1:2 के रूप में। और आधा लीटर एक फ्लास्क में उन्होंने जल को लिया जो उबलता हुआ था, अर्थात जल वाष्प के रूप में था। ठीक है ना। अब इसका एक प्रयोग मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये हमारा एक पूरा का पूरा कंप्लीटली प्रयोग है। ये जो आपको फ्लास्क दिख रहा है, इस फ्लास्क में यहाँ पे इन्होंने क्या लिया? जल, और उसको क्या किया? यहाँ पे गर्म किया। ठीक है। और एक यहाँ पे CH4 और NH3 और साथ में हाइड्रोजन, और ये जो जल है इसके साथ क्या होता है? यहाँ पे रिएक्टेड करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड, जो आदि पृथ्वी पर भी इसी प्रकार का इलेक्ट्रोड रहा होगा। अब ये सभी गैस यहाँ पे क्या होती हैं? उसमें विकिरण के माध्यम से ये चीज़ें आपस में क्या करती है? क्रिया करती हैं। क्रिया करने के पश्चात में ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होता है, इसमें सैंपलिंग ली गई। अब इसमें कुछ नए पदार्थ देखने को मिले, जिसमें CH2, NH3, H2O और H2O से भिन्न कार्बनिक यौगिक थे। ओके। तो यही कार्बनिक यौगिक आगे जाकर के क्या बना होगा बच्चों? हमारे जैसे शर्करा बनी होगी है ना, अमीनो एसिड से बनी होगी, ग्लिसरॉल बनी होगी, आदि का निर्माण हुआ होगा, ऐसा इनका मानना था। जब ये चीज़ें बन गई तब हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या हुई होगी? ऑक्सीजन क्रांति। कौन सी क्रांति? ऑक्सीजन क्रांति। अब ऑक्सीजन क्रांति क्या है? क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं होगी। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीजन क्रांति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय आदि वातावरण में हाइड्रोजन की बहुत अधिक मात्रा थी, अतः आदि वातावरण अपचायक था। जब यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थी तो वायुमंडल कैसा था? अपचायक रूप में था। जीवन की उत्पत्ति के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण, स्वापोषी आदि कोशिकाओं का विकास हुआ होगा। ठीक है ना। अर्थात सबसे पहले क्या बना? एक कोशिकीय जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, और जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो क्या निकालता है? ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो आपको याद होना चाहिए, जब H2O साथ में क्या, CO2 दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, और साथ में क्या बनता है? साथ में बनता है यहाँ पे ऑक्सीजन, है ना, और जलवाष्प भी बनती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ होगा। अब इस ऑक्सीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आदि पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव जिसका नाम था सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया, उससे बना क्या? साइनोबैक्टीरिया। उस साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण किया, और प्रकाश संश्लेषण किया तो हमारी पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। आशा चीज़ें क्लियर हो गई। अब जीवधारी में ऑक्सी शोषण होने लगा, कम भोजन व्यय करके जैविक क्रियाओं के लिए अधिक ऊर्जा उपलब्ध होने लगी। इसके फलस्वरूप जैव विकास हुआ आरंभ। ऑक्सीजन ने मेथेन से क्रिया करके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण किया, और प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ऑक्सीजन ने अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाया? नाइट्रोजन N2, और जल का निर्माण किया, बोले तो H2O का निर्माण किया। आधुनिक वायुमंडल में 78.79% मात्रा में क्या विद्यमान है? आज नाइट्रोजन विद्यमान है,
और ऑक्सीजन जो विद्यमान है वो किस रूप में, ज्वलनशीलता के रूप में विद्यमान है। यदि हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण होना, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले O बना होगा, फिर O2 बना होगा, फिर क्या बना होगा, O3 बना होगा। ये पूरा कंप्लीटली क्या है, सिस्टमेटिक ओजोन का फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं परमाणु से अणु तत्व, फिर क्या, ओजोन का निर्माण हुआ होगा। जब ओजोन बन गया तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के ऊपर आना बंद हो गई, और जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के ऊपर आना बंद हो गई तो यहाँ पे जैव विकास संभव हो सका। ठीक है, यही थी क्या, ऑक्सीजन क्रांति। तो आज हमारी पृथ्वी के ऊपर देखते हैं कि जो हमारा वायुमंडल, इस वायुमंडल में क्या विद्यमान है, ओजोन लेयर विद्यमान है। आज वही ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगी है ना, क्षरण होने लगा है, किसके कारण, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण। तो हम उसको रोकना भी है। आशा है चीज़ें क्लियर हो गई। इस प्रकार से आदि अनादि काल में यहाँ पे जीवों का विकास हुआ, जीवन संभव हुआ। तो एक अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जीव विकास, वहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली सब चीज़ें आपको बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि मानव का विकास। अब जीवों की उत्पत्ति हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो मानव का विकास प्राइमेट से, प्राइमेट जो स्तनित हैं उनके माध्यम से माना जाता है। किसके माध्यम से, प्राइमेट स्तनियों से हुआ है। जो आधुनिक चूहे के पूर्वज गजसरोज, हम कहते हैं ना कि गणेश जी, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो हमारा फॉर्मेशन हुआ किससे हुआ, चूहों से। किस हुआ छात्रों, चूहों से। जो चूहे के जो आदि पूर्वज थे वो कैसे थे, गजसरोज की भांति थे, समान कीट भक्षी थे, जो कीटों का भक्षण करते थे। और इनका विकास क्रिटेशियस काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था, क्रिटेशियस काल में। गजसरोज से वृक्षवासी सरोज का निर्माण हुआ, अर्थात तो ये कहाँ पर रहने लगे, वृक्षों के ऊपर रहने लगे। फिर उससे क्या हुआ, लेमुरा एड्स का निर्माण हुआ, ट्रासियोएड्स का निर्माण हुआ, जैसे जंतुओं का विकास हुआ, जिन्हें प्रारंभिक प्राइमेट्स कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभिक प्राइमेट्स के अतिरिक्त अन्य सभी प्राइमेट्स को अलग उपगण एंथ्रोपोइडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें बंदर, कपी और साथ में क्या, मानव आते हैं। तो हम सभी किस में आते हैं, एंथ्रोपोइडिया के मेंबर से। कौन कौन, बंदर, कपी और कौन, मानव के जो प्राइमेट्स है वो सब किस में आते हैं, एंथ्रोपोइडिया में आते हैं। ये उपगण है हमारा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्राइमेट्स हैं, अब प्राइमेट्स में लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले प्राइमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इनको मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किया गया, एक तो वानर वंश और एक क्या आपका कपी वंश। तो वानर जो आज से आदि अनादि काल में जो बंदर थे, उन बंदर के जो पूर्वज थे उनको वानर कहा गया। फिर हम देखते हैं कपी और मानव वंश। जो कपी और मानव वंश को दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक वंश के रूप में और एक मानव वंश के रूप में। वंश की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आता है, इसमें जो ऐप वंश जो इसमें कौन कौन आते हैं, गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला और क्या, ओरेंगी उटान, ये चारों किस में आते हैं, आपके कपी में। मानव वंश की बात करते हैं तो मानव वंश में कौन कौन आता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेलियस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, है ना। अब होमो सेपियंस में अपन देखते हैं कॉकेशियस, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, निग्रॉइड्स और साथ में क्या, खोइसोनाइड्स। ये 5 जो मेंबर्स है किस में आते हैं, होमोसेपियंस में। तो हमारा जो विकास हुआ ये बुशमैन, है ना, निग्रॉइड्स, ऑस्ट्रेलॉइड्स, मंगोलाइड्स, काकेशियस आदि के माध्यम से हुआ। तो जो काकेशियस है ये कहाँ पाए जाते हैं, मध्य पूर्व यूरोप में पाए जाते हैं। मंगोलॉइड कहाँ पाए जाते हैं, तिब्बत, चीन में पाए जाते हैं, जो मंगोल प्रजाति होती है ना वो। और ऑस्ट्रेलॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया, फिजी और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। निग्रोइड्स कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। और साथ में जो वन मानुस हैं वो कहाँ विद्यमान होते हैं, आपके बुशमैन, जो आज भी जंगलों के अंदर विद्यमान है, वो किस प्रकार के, खोइसोनाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले विकास हुआ, हम सबसे पहले क्या थे, रामापिथेकस, उसके बाद में क्या बने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद में इरेक्टस, फिर क्या बने, निएंडरथैलेंसिस, फिर क्या बने, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में क्या, फोसिलिस, फिर क्या बने, होमोसेपियंस में सेपियंस बने। इस प्रकार से आधुनिक मानव का निर्माण हुआ। आशा ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे काम के हैं। मानव के निकटतम संबंधी कौन कौन है, तो मानव के निकटतम संबंधी बंदर, गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला और कौन सा, ओरिंगुटान। होमो इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो जावा का और पेकिंग मानव का। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला, वो कौन था, तो वो था पेकिंग एवं जावा मानव। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं,
वह प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाना और मुर्दों के लिए जो धर्म क्रिया है उसको करना आरंभ किया था। तो वो कौन था? निएंडरथल मानव। कौन सा मानव था? निएंडरथल मानव। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? तो वो था जावा कपी मानव। शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी करने वाला सबसे पहला मानव कौन सा था? तो वो था क्रो मैग्नन। कौन था छात्रों? क्रो मैग्नन। सर्वाधिक मानव जीवाश्म किस महाद्वीप में पाए जाते? तो वो कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। भविष्य का मानव किसको कहते हैं? तो जो आने वाला मानव है वो कौन सा होगा? होमो फ्यूचुरिस। कौन सा बच्चों? होमो फ्यूचुरिस, ये नाम रखा गया है। अगला हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? तो पदार्थ से। और किससे बना है? ऊर्जा से। सजीव पदार्थ के संयोजन से कितने तत्व भाग लेते हैं? तो हम लोग क्या सजीव हैं, हमारे बॉडी के अंदर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो लगभग 27 एलिमेंट्स। सजीव पदार्थों के संयोजन से शीर्ष 4 तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? तो उसमें सबसे पहला ऑक्सीजन, जो कितना परसेंट है? 65%। कार्बन कितना? लगभग 18.5%। और हाइड्रोजन कितना है? 9.5%। और नाइट्रोजन कितना है? 3.3%। ठीक है। लघु तत्व कैल्शियम और फास्फोरस सजीव पदार्थों के संयोजन में कितना योगदान करते हैं? तो कितना? लगभग 1.5 एवं 1% के अप्रोक्सीमेटली। सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम और क्लोरीन। आदि वायुमंडल कैसा था? तो वो कैसा था? अपचायक था। ठीक है। मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो किस में हुई थी? प्लायोसीन काल में। मानव जाति का विकास किस का क्रम क्या है? सबसे पहले मछली, मछली से क्या? उभयचर, उभयचर से फिर क्या? सरीसृप, और सरीसृप से क्या बना? फिर मानव बना। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? अफ्रीका में। शिवालिक पर्वतमाला में किस आदि मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? तो रामापिथेकस का। बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज किस आदि मानव को माना जाता? तो किसको? क्रो मैग्नन का। कौन सा महाकल्प डायनासोर का सुनहरा काल माना जाता है? तो मध्यजीवी महाकल्प। किस कल्प या शक में उभयचरों का उदय हुआ है? तो किसमें? डिवोनियम शक में। अंडा देने वाले निम्न कोटि के स्तनियों को कौन सी संज्ञा दी गई है? तो प्रोटोथीरिया। जैव विकास के क्रम में सरीसृप से उड़ने वाले प्रथम पंछी आर्क्योप्टेरिक्स का विकास किस काल में हुआ था? तो किस में हुआ था? जुरेसिक काल में। मेटाथीरिया अर्थात कंगारू जैसे जीव का विकास किस काल में हुआ था? जुरेसिक शक में। मछलियों का युग किसको कहा गया? तो डिवोनियम शक को। स्तनियों के लक्षण सर्वप्रथम किस में प्रकट होते? तो पोलिकोसोरस में। और होमोसेपियंस का विकास किस युग में हुआ था? तो प्लेस्टोसिन शक में। वर्तमान मानव का निकटतम पूर्वज किसको कहते हैं? तो क्रो मैग्नन मानव को। और आधुनिक मानव के कपाल गुहा का आयतन कितना? लगभग तो 1450 सीसी। ठीक है ना। आशा है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा पसंद आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर इसमें कुछ त्रुटि आप लोगों को देखने को मिलती है तो भी कमेंट्स करके बताइएगा। कोई क्वेश्चंस आपको पूछना है तो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है और इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो अपना बेल आइकन के बटन जो है उसके ऊपर आप लोग क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सके और विज्ञान को, है ना, बारीकी से पढ़ सके, है ना। और सारे के सारे हम लोग इस सीरीज में हम लोग प्रत्येक चैप्टर पढ़ने के पश्चात इसके क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं सोल्व करवाऊंगा। आशा है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।